Assalamu alaikum. My name is Umar Farooq and I am from Mechatronics Engineering third semester. So इस प्लेलिस्ट में हम स्टार्ट करेंगे द बुक द AVR माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम यूजिंग असेंबली एंड सी. सो इसमें हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज इसकी एक्सप्लेनेशन, छोटे सा ओवरव्यू करेंगे. तो आज हम इस वाली वीडियो में हम करेंगे दो पहले चैप्टर के, चैप्टर 0 और चैप्टर 1 की एक्सप्लेनेशन. सो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एम्बेडेड सिस्टम. सो एन एम्बेडेड सिस्टम इज़ अ कंप्यूटर सिस्टम, अ combination of a computer process, computer memory and input output that has detected function within a large mechanical or electrical system. इसके अलावा और भी इसकी बहुत सी डेफिनेशन है, जैसे कि दिस इज़ अ सिस्टम इन विच द कंप्यूटर इज़ इंक्लूडेड इन अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ सिस्टम. सो ये इसके अलावा हम जब अब अभी स्टार्ट करेंगे तो चैप्टर 0 से स्टार्ट करेंगे. तो चैप्टर 0 में सबसे पहले टॉपिक है कन्वर्जन की, बाइनरीज टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्सा एंड हेक्सा एटसेट्रा. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले है देखिए डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन क्या होती है. डेसिमल जो है, जैसे कि हमारे पास आम नंबर है 1 से लेकर 9 तक, सॉरी 0 से लेकर 9 तक, ये सारे डेसिमल मेथड. और बाइनरी नंबर इस कार्ड आल्सो कार्ड द कंप्यूटर नंबर, मतलब ये सिर्फ 2 बिट्स में होती है, लाइक 0 1 एंड बस. तो इसको हम डेसिमल से बाइनरी में कैसे जा सकते हैं. तो ये आप सबसे पहले देख सकते हैं कि द मेथड ऑफ वन मेथड ऑफ कन्वर्टिंग फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी इज अ डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2 repeatedly, keeping track of a remainder. This process continues until the quotient becomes 0. The remainder are then write in a reverse order to obtain the binary number. This demonstration in a example, ये नीचे जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, मतलब ये कि अगर एक डेसिमल आपको दिया हुआ है तो आप इस डेसिमल को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो बाइनरी में. तो आप जस्ट वो डेसिमल उठाओ और उसको 2 में लेके जा रहे हो, मतलब बेस 2 में लेके जा रहे हो, तो उसको फिर 2 पे डिवाइड करो और तब तक डिवाइड करते रहो जब तक कोशंट 0 ना आ जाए. तो और 2 पे डिवाइड करो और साथ में रिमाइंडर अपने पास रखो. तो ये देखो 25 जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है, तो 25 को पहले 2 पे डिवाइड किया तो 12 आ गया और 1 रिमाइंडर. इसी तरह फिर 12 को डिवाइड किया 2 पे, फिर 6 और रिमाइंडर 0. इसी तरह फिर 6 को 2 पे तो रिमाइंडर 0, फिर 3 को 2 पे तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 आ गया तो रिमाइंडर भी नीचे 1 आ गया. फिर उसके बाद 1 को 2 पे डिवाइड करो तो 0 एंड रिमाइंडर 1. सो अभी नीचे से ऊपर हम लिखेंगे तो ये देखो 1 1 0 0 एंड 1. सो ये देखिए ये हमारे पास आ गया डेसिमल टू बाइनरी. इसके बाद हम करेंगे बाइनरी टू डेसिमल, मतलब उसका रिवर्स हम कैसे करेंगे. अगर एक बाइनरी हमें गिवन हो और उसको हम डेसिमल में कैसे चेंज कर सकते होते. तो ये देखिए ये हमारे पास एक एग्जांपल है, देखिए कन्वर्ट 11001 11001. इसको अगर हम डेसिमल में चेंज करें तो इसके लिए बिल्कुल आसान तरीका है. तो आप इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि ये देखो 1 1 0 0 एंड 1. आप सिंपली क्या करो कि ये सब 0 1 1 ये सारा लिखो और उसके साथ आप डेसिमल में जा रहे हो तो मतलब उसके साथ आप 10 लिखो और सब के साथ 10, इसके साथ भी 10 मल्टीप्लाई, इसके साथ भी 10 मल्टीप्लाई, सब के साथ 10 मल्टीप्लाई करो और राइट साइड से आप स्टार्ट करो उसकी पावर 0 पावर 1 पावर 2 पावर 3. तो इस तरह करके ना तो सारा सॉल्व होके आखिर में ये वाला बच जाएगा 16 + 8 + 0 एंड +0 सो इक्वल टू ये 25 आते हैं और ये डेसिमल में चेंज हो गया. तो इसी तरह आप कोई भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में बिल्कुल इजीली चेंज कर सकते हो. तो इसके बाद अब जाएंगे हम बाइनरी टू हेक्सा. बाइनरी टू हेक्सा कैसे जा सकते हैं, पहले तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि हेक्सा में कितने नंबर्स होते हैं. तो हेक्सा
असल में होते हैं 16 का, तो 16 नंबर होते हैं। तो चलो डेसिमल में 0 से 9 तक तो आ जाएगा। 9 के बाद वाले जो से नंबर है उसके लिए हम कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं यूज़ कर सकते होते, इसके लिए फिर हमने ABCDEF रखा हुआ है। तो ये इस बात को याद रखें। अच्छा, तो इसको सबसे पहले हम करेंगे बाइनरी टू हेक्सा कैसे चेंज कर सकते हैं, मतलब कोई बाइनरी नंबर दियो और उसको हम हेक्सा में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ये देखें, ये आपको एक बाइनरी गिवन है और इसको हेक्सा में कैसे चेंज करें। तो सबसे पहले इसको उठाओ, उसके चार डिजिट की एक पेयर बनाओ, जैसे कि यहाँ बना हुआ है 4 4 4, ये 3 पेयर्स बन गए। अब इसकी वैल्यू क्या है इस टेबल में, अगर ये टेबल किसी को याद हो ज़ुबानी तो वेल एंड गुड, ना याद हुआ तो इसको फिर आप इस वाले तरीके भी कर सकते हो। मतलब इसको पहले आप डेसिमल में लेके जाओ, फिर डेसिमल में हेक्सा में लेके जा सकते हो। लेकिन अगर किसी को ये टेबल पहले से गिवन हो तो ये टेबल से आप देख सकते हो, मतलब 0 1 0 1 ये 5 के बराबर है, तो ये देखो 5 लिखा हुआ है। इसी तरह ये 1 1 1 ये f के बराबर है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये f आ गई। तो इसके बाद अब देखो 1 0 0 1 ये किसके बराबर है, ये 9 के बराबर है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो आंसर आ गया 9 F एंड 5। तो इसको अब हम आगे लेके जाएंगे। तो जैसे कि ये आप हमारे पास ये आंसर आ गया 9 F एंड 5। तो इस तरह कोई भी नंबर आप मतलब चेंज कर सकते हो बाइनरी टू हेक्सा। इसके बाद हम डेसिमल टू हेक्सा करेंगे, तो इसके लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल है, इनको याद करना पड़ेगा। कि सबसे पहले हमने क्या करना है, कन्वर्ट फ्रॉम द डेसिमल टू हेक्सा कुड बी अप्रोच इन 2 वेज। सो कन्वर्ट टू बाइनरी फर्स्ट एंड देन कन्वर्ट टू हेक्सा। फॉर एग्जांपल मतलब ये कि कोई नंबर दिया हुआ है तो उसको पहले बाइनरी में चेंज करो, उसके बाद फिर हेक्सा में चेंज कर सकते हो। या आप ये भी कर सकते हो कि कन्वर्ट डायरेक्टली फ्रॉम डेसिमल टू हेक्सा, ये भी आप कर सकते हो बाय रिपीटिंग डिवीजन, कीपिंग ट्रैक ऑफ द रिमाइंडर, एक्सपेरिमेंटिंग विद दिस मेथड इज़ लेफ्ट टू द रीडर। सो मतलब आप ये भी कर सकते हो कि आप इसकी बिल्कुल इजी ये भी हो सकता है कि आप उसको सिंपली पहले डेसिमल में डेसिमल से पहले आप लेके जाओ बाइनरी में और बाइनरी से फिर हेक्सा में, जैसे कि हमने पिछले वाले में देखा था। लेकिन इसके दूसरा भी ये तरीका है कि आप सबसे पहले उस नंबर को उठाओ और उसकी आप डिवीज़न करो 16 पे डिवीज़न करो, रिमाइंडर साथ में रखो, फिर फाइनल में जो सा आंसर आए तो उस सब को फिर ऐड करो, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 2D। तो ये 2D आ गया हेक्सा में, मतलब 45 अगर हम चेंज करें तो 2D हेक्सा में इसकी ये आंसर है। इसके बाद हम जाएंगे हेक्सा टू डेसिमल। सो हेक्सा टू डेसिमल हम कैसे करेंगे, मतलब एक हेक्सा में नंबर गिवन होगा तो और उसको हम डेसिमल में लेके जाएंगे। मतलब हेक्सा 16 जो नंबर्स होती है उसमें एक 16 बेस वाला नंबर गिवन होगा, उसको अब हमने जाने 10 बेस नंबर में। तो इसके लिए भी बहुत आसान है, दो तरीके हमारे पास। सबसे पहले ये कि पहले आप कन्वर्ट करो हेक्सा टू बाइनरी चेंज करो, जैसे कि नीचे एग्जांपल में फिर या ये भी कर सकते हो कि डायरेक्ट आप कन्वर्ट करो हेक्सा टू डेसिमल। सो यहाँ पे तरीका बहुत आसान है, जैसे कि ये हमें दिया हुआ है, ये गिवन है और इसका वही तरीका है जैसे हमें पहले बताया था हमने कि उसकी वो बनाओ। मतलब इसकी 2 तरीके हैं ना कि मतलब चार का पेयर्स बनाओ और चार की पेयर्स को पहले उसका नंबरिंग भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन हम इसको डेसिमल में लेके जा रहे हैं, तो डेसिमल में कैसे लेके जा सकते हैं इसको। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 0 × 16 प्लस 1 × 16 प्लस 1 × 16 प्लस 1 × 0। इसी तरह सब के लिए करेंगे और फिर उल्टा साइड से यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम क्या, पावर 0, पावर 1, पावर 2, पावर 3, इसी तरह आखिर तक। तो ये सारा जितने भी 0 वाला अप्रोच हो सारा 0 हो जाएंगे, आखिर में ये वाला आंसर्स आ जाएंगे, जैसे कि ये +5 1 2 + 1 2 8, इसी तरह सबको जमा करके तो ये इसका फाइनल आंसर है। ये है डेसिमल में। तो डेसिमल में हम इस तरह चेंज कर सकते होते। इसी तरह ये सेकंड एग्जांपल भी है
इसके अलावा फिर अब हम जाएंगे उस पर, जैसे कि मैं आपको बुक में दिखा सकता हूँ, ये हमारा बुक है, और इसमें एक मिनट मैं अब जाऊँगा कि हम इसके एडिशन कैसे कर सकते होते हैं। तो एडिशन के लिए बहुत आसान है, मतलब एडिशन अगर बाइनरी नंबर का हम करें, डेसिमल नंबर का करें, वो तो बहुत इजी है, लेकिन हेक्सा में थोड़ा सा ट्रिकी है। तो सबसे पहले हम करेंगे बाइनरी का एडिशन। ये है बाइनरी का एडिशन सबसे पहले। तो ये तो बहुत आसान है कि मतलब अगर एक दो नंबर को आप ऐड करो तो 0 + 0 0 ही आएगा, और कैरी क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली बात है 0 आएगा। इसी तरह 0 + 1, तो ये सिर्फ 1 आएगा, कैरी कोई नहीं आएगा। लेकिन अगर आखिर में हम देखा जाए तो 1 + 1 ये 2 आ जाएगा, तो इसका जो है जाके एक रिमाइंडर हो जाएगा, और इस पीछे से एक 0 रह जाएगी। तो एडिशन तो बहुत आसान है। लेकिन अगर हम सब्ट्रैक्शन पे चले जाए तो सब्ट्रैक्शन के लिए फिर हमें एक चैलेंजेस आती है, क्योंकि कंप्यूटर को सब्ट्रैक्शन की वो सब्ट्रैक्शन कर ही नहीं सकती। वो क्या कर सकती, इंस्टेड ऑफ एडर आर यूज्ड इन अ कंजंक्शन विद टूज कम्प्लीमेंट। अब आप कहोगे कि व्हाट इज़ टूज कम्प्लीमेंट। सो टूज कम्प्लीमेंट बहुत इजी है, जैसे कि हम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये टूज कम्प्लीमेंट है कि अगर जो सा नंबर उसको हम पहले टूज कम्प्लीमेंट में कैसे ले जा सकते हैं, उसको पहले आप इन्वर्ट करो, मतलब इसको टोटली इन्वर्ट करो, 1 की जगह 0 लिखो और 0 की जगह 1 लिखो, तो वो फर्स्ट कम्प्लीमेंट में आ जाएगा। फिर उसके बाद उसके साथ 1 प्लस करो, तो जो सा आंसर आएगा वो टूज कम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो मतलब अगर एक ए नंबर गिवन है और -b हमने करना है, तो माइनस नहीं कर सकते होते, उसको हम प्लस करेंगे -b के साथ। तो -b कहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, तो वो हम निकाल सकते हैं टूज कम्प्लीमेंट से। तो ये देखो, ये टूज कम्प्लीमेंट से यहाँ से आ गया, तो ये अब जाके ए के साथ इजीली आप ऐड कर सकते हो। तो अब हम जाएंगे हेक्साडेसिमल के सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन पे। तो सबसे पहले हेक्साडेसिमल की एडिशन तो बहुत आसान है, जैसे कि ये 2 नंबर हमारे पास गिवन है, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 9 और प्लस ई किस चीज़ के बराबर है, ई है 14, तो ये 9 + 14, तो इससे 23 आ गया। तो ये इसमें ये 2 रूल्स हम याद कर सकते हैं। 2 रूल ये है कि अगर ये आंसर 16 से बड़ा आया तो हम क्या करेंगे, हम इससे फिर 16 माइनस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 23 आ गया था, तो इसको हमने 16 माइनस किया, तो फाइनल में आंसर 7 आया। तो ये देखो नीचे ये 7 लिखा हुआ है, लेकिन हमने जो जैसा कि हमने इससे माइनस किया हुआ था, तो एक कैरी ऊपर चला जाएगा, मतलब यहाँ पे कैरी आ जाएगा, जैसे कि ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसी तरह D + B, तो D क्या है, D है 13 और B है 11, तो ये दोनों प्लस किए, और ये 1 आप सोचोगे कहाँ से आया, तो ये 1 कैरी आ गया था ऊपर से कैरी, तो ये यहाँ पे ऐड हुआ। इसी तरह ये सबको ऐड करके फाइनल में जो सा आंसर आएगा, जैसे कि 7, 9, 8 और B, तो ये देखो ये फाइनल इसका आंसर है। तो इस तरह एडिशन कर सकते हो, और सेम एज इसी तरह हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, जैसे कि ये। लेकिन इसमें ये रूल याद रखो, जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि इन द सब्ट्रैक्शन टू हेक्सा नंबर इफ़ द सेकंड डिजिट इज़ ग्रेटर देन द फर्स्ट, सो बोरो 16 फ्रॉम द प्रीसीडिंग डिजिट। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 और 11 है, तो ये नीचे वाला नंबर जो है ये बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक 1 बोरो करेंगे, तो यहाँ से 1 बोरो करके ये 16 आ जाएगा। मीन के 9 के साथ हम 16 जमा कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे 16 आ गए, और 16 से अब 11 को माइनस करो तो ये 14, और 14 को हेक्सा की ज़ुबान में ई बोलता है, तो इसलिए हमने नीचे ई लिखा हुआ है। यहाँ पे 4 रह गया था, तो 4 में से 2 गया तो 2, सो 2E7 इसका फाइनल आंसर है। तो ये ख़त्म, ये टॉपिक भी ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हम जाएंगे आस्की कोड पे। सो व्हाट इज़ आस्की कोड, सो दिस इज़ आल्सो कॉल्ड द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर द इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सो ये बनाया गया था 1960 में, और इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है कि आस्की, तो इसमें कंफ्यूज मत हो। और ये एक सिंबल्स की फॉर्म में इन्होंने लिखा हुआ है, ताकि सब लोग इसको इजीली रीड कर सके। तो ये और इसमें सब मतलब कोई भी
सिंबल के लिए, कोई भी अल्फ़ाबेट के लिए एक अलग हेक्सा में एक नंबर दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो कैपिटल ए के लिए हम यहाँ पे इन्होंने नंबर दिया हुआ है 16। इसी तरह 42 दिया है, बी को 43 हेक्सा में दिया है और इसका सिंबल है सी। मतलब कंप्यूटर जो है वो इस पे चलेगा। अगर हम एक दफ़ा किसी कंप्यूटर में ए क्लिक करें तो इसका मतलब नहीं कि ये मुझे हमें शो ए ही कराएगा। ये पीछे प्रोसेस होता है 41 हेक्सा प्रोसेस होता है और फिर ये हेक्सा चेंज होता है, उसमें बाइनरी में चेंज हो जाता है, क्योंकि कंप्यूटर हमारा चलता है सिर्फ बाइनरी में। तो ये बाइनरी में चेंज होके से 41 को फिर वो जाके उसको प्रोसीड करके हमारे स्क्रीन पे यहाँ पे ए शो कराता है। तो ये सबसे ये सारा दिया हुआ है। इसके अलावा लोअर केस के लिए मीन के स्मॉल अल्फ़ाबेट के लिए 61 से स्टार्ट होके 7 का मतलब क्या है, ऐसे 7A का मतलब क्या है, ए है असल में 10। सो 710 मीन 710। तो ये यहाँ तक मतलब इसकी सारा सिस्टम है। इसके बाद है इसका रिवीजन है कुछ और अच्छा, अब ये दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा लॉजिक गेट्स के। सो व्हाट इज़ लॉजिक गेट्स। तो सबसे पहले तो ये कि ये बाइनरी लॉजिक जो है वो इस तरह काम करते हैं जैसे कि मतलब 2 स्टेजेस में काम करते हैं कि टू फॉर एग्जांपल अगर for example the 2 voltage level can be represented as the 2 digits 0 and 1. So signal is in the digital electronics have 2 distinct voltage levels. For example, a system may be defined 0 volt as a logic 0 and +5 as a logic A. जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मतलब अगर वो वहाँ पे लॉजिक 0 दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि उसका वोल्टेज 0 में कुछ होगा, 0 पॉइंट समथिंग होगा। और अगर फिर लॉजिक 1 होगा तो वो मे बी 5 तक पहुँच जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि +5V। सो इसी तरह जो है फिर हमारे पास मुख्तलिफ गेट्स है, जैसे कि एंड गेट है और फिर और गेट है एंड ट्राई स्टेट बफर इन्वर्टर, इसको हम एंड भी कह सकते हैं, एक्स और गेट है, नैंड गेट है, नॉर गेट है। सो इसको हम एक थोड़ी सी इस पर एक रिवीजन करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एंड गेट। सो व्हाट इज़ एंड गेट। एंड गेट असल में एक मल्टीप्लिकेशन होती है, मतलब एक 2 बाइनरी नंबर की मल्टीप्लिकेशन करो। मतलब मैं अपने आप को समझाने के लिए इजीली इसको मैं मल्टीप्लाई करता होता हूँ। मतलब ये कि अगर एक 2 इनपुट दिया हुआ है, ये इसका सिंबल है, तो अगर 0 और 0 तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो 0 और 1 मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा ऑब्वियसली। तो इसी तरह और फिर जब 1 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो मतलब अगर यहाँ पे भी इनपुट पे भी 1 है, इस इनपुट पे भी 1 है, तो आंसर में भी 1 आ जाएगा। तो ये इसको कहते हैं हम एंड गेट। फिर उसके बाद आ जाते हैं और गेट। और गेट को मैं समझने के लिए मैं एक सिंबल रखा हुआ है प्लस, मतलब ये प्लस होता जाता है। जैसे कि 0 + 0 क्या आएगा, ऑब्वियसली बात है 0 आएगा। फिर 0 + 1 क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो 1 1 1, तो ये इसका सिंबल है। जैसे कि यहाँ पे अगर 1 हो और यहाँ पे 0 हो तो यहाँ पे 1 ही शो हो जाएगा। तो उसके बाद ये ट्राई स्टेट बफर है, इसकी भी डिफरेंट यूजेज है और इसमें एक कंट्रोलर होता है, मतलब कंट्रोल कर सकते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बफर गेट डज नॉट चेंज द लॉजिक लेवल ऑफ द इनपुट, सो इट इज़ यूज्ड टू आइसोलेट और एम्पलीफाई द सिग्नल। हो गया। सो इसके बाद फिर आ जाएगा इन्वर्टर। इन्वर्टर को हम कह सकते हैं नॉट गेट भी कह सकते हैं, ये जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो ये इसका सिंबल है, ये असल में इन्वर्ट करता है। अगर हम यहाँ पे 1 दे तो वहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे हम 0 दे तो वहाँ पे 1 आएगा, जैसे कि ट्रुथ टेबल से भी हमें पता है। इसके बाद फिर आ जाएगा एक्स और आ जाएगा। एक्स और में क्या होगा कि एक्सक्लूसिव और प्रोडक्ट है एज ए 1 इनपुट ऑफ इफ 1 इनपुट इज़ 1। सो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 0 0, मतलब कोई सा भी अगर 1 आ जाए तो मतलब अगर सेम आ जाए, अगर दोनों सेम मतलब 1 1 हो तब भी उसका आउटपुट 0 आएगा, 1 1 0 0 आए तब भी, मतलब यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1 तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 0 तब भी 0। मतलब किसी एक में से मतलब डिफरेंस हो ना, तब उसके बाद इसका आउटपुट में 1 आएगा। यह ट्रुथ टेबल से भी यहाँ पे दिख रहा होगा, ये इसका सिंबल है। इसके बाद हम फिर जाएंगे नैंड और नॉर गेट में। इसमें ये होगा कि
सो अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 03, मतलब इसमें हम स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा सा स्लाइड मैं प्रेफर करूँगा। ये वाली इसकी नोट्स पड़ी हुई है, तो हम यहाँ से रीड करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टॉपिक। सो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर, डिफरेंट पार्ट है इसमें कंप्यूटर में, जैसे कि इनपुट आउटपुट मेमोरी एंड सीपीयू। इसके बाद कनेक्शन, डिफरेंट पार्ट जैसे कि कनेक्शन मेमोरी ऑफ टू द सीपीयू, कनेक्शन कनेक्टिंग इनपुट आउटपुट टू द सीपीयू एंड हाउ टू कंप्यूटर वर्क। सो इस पर हम अभी आगे बात करेंगे। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर, जैसे कि सीपीयू में मेमोरी हो गई, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया। इनपुट क्या होगा, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, सेंसर एट्सेट्रा। और आउटपुट में क्या आएगा, जैसे कि एलसीडी, या पे लिखा हुआ है एलसीडी, प्रिंटर, हैंड्स ऑफ रिमोट। इसके अलावा माइक, सॉरी लाउड स्पीकर हो गया। तो ये सारा आउटपुट में सारे आते। एवरीथिंग डेट कैन स्टोर, रिटेन एंड रिकॉल इंफॉर्मेशन, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, पीस ऑफ पेपर एट्सेट्रा। सो इसके बाद हम जाएंगे मेमोरी करेक्टरिस्टिक, मतलब मेमोरी कैसे काम करती है और इसकी कैपेसिटी, और उस पर हम बात करेंगे। सो सबसे पहले कैपेसिटी कितनी होती है। द नंबर ऑफ बिट्स डेट अ मेमोरी कैन स्टोर, जैसे कि मतलब इतना नंबर तक स्टोर कर सकती है। 120 यहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि तो अच्छा, इसमें कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी इज़ जस्ट लाइक, मतलब 4 बिट। अगर इस तरह एक्सेस में वाई में हो तो 128 लोकेशंस जो है, मतलब ये एक किस्म के रूम को हम इसको कह सकते हैं। मतलब ये कि अगर 4 बिट हो तो उसमें 128 के बिट्स जो है टोटल उसकी कैपेसिटी होगी। अगर ये 8 बिट हो तो ये है फिर 256 मेगा बिट्स होगा। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन पे अगर आ जाए हम, तो हाउ टू लोकेशन आर ऑर्गेनाइज। सो ऑर्गेनाइज इस तरह होता है कि जैसे कि अगर मेमोरी हो, अगर बिट हो 4, सो अगर 4 तो उसमें टोटल आएगा 128x by 4 memory has 128 locations 4 bits each, मतलब हर एक में 4 बिट्स ईच होगा। सो एक्सेस टाइम कितना होगा फिर कि हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू गेट डेटा फ्रॉम मेमोरी। सो इसके बाद हम जाएंगे मेमोरी पे। तो सेमीकंडक्टर और नॉन सेमीकंडक्टर थी पहले मेमोरी। तो पहले जो यूज़ होते थे ये फ्लॉपी डिस्क एंड ये पुराने वाले आजकल पर सेमीकंडक्टर में आ गए, जैसे कि ये बड़े बड़े रैम और रोम एट्सेट्रा। सो इसके बाद हम जाएंगे, सबसे पहले तो हम समझ लेंगे कि रोम क्या है और रैम क्या है। इसमें तो रोम और रैम है कि रैम जो है एक टेम्प्रेरी स्टोरेज है और रोम जो है एक परमानेंट स्टोरेज है। इसके बाद रैम जो है एक स्टोर डेटा इन एमबीज़, वो एमबीज़ में स्टोर करते होते, और रोम जो है वो जीबीज़ में स्टोर करते। और रैम जो है वोलेटाइल होता है और रोम जो है नॉन वोलेटाइल होता है। इसके बाद यूजेज इन अ नॉर्मल ऑपरेशन, मतलब रैम हम एक नॉर्मल यूज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, और रैम जो है उसको हम यूज़ फॉर द स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटर, वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद रैम जो है राइटिंग डेटा इज़ फास्टर, ये मतलब डेटा बहुत जल्दी राइट कर सकते हैं, और रोम जो है बहुत स्लो करता है। तो यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है, जैसे कि मास्क रोमिंग, प्रोग्रामिंग रोमिंग, पर इसके बाद इरेजेबल रोम जो है, और इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल, पीआर रोम, फ्लैश ई रोम्स। इसके बाद रैम पे आ जाए तो स्टैटिक रैम हो गया, डायनेमिक, नन वोलेटाइल, जैसे कि मैंने पहले बताया। इसके बाद है फिर प्रोग्राम बाइंग बाय द आईसी मैन्युफैक्चरर जो है, इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि उसके बाद फिर आते हैं
OTP वन टाइम प्रोग्रामेबल जो होते हैं, ये जो था ये मास्क रोम जो है, मतलब इसमें आईसी में मैन्युफैक्चर्ड आता है। उसमें पहले से एक प्रोग्राम डली होती है और उसी पे वो काम करता होता है इसका। और ये दूसरा जो है ये OTP वन टाइम, वही उसी का डिस्कस हो रहा है कि वन टाइम प्रोग्रामेबल जो होता है, यू कैन प्रोग्राम इट ओनली वंस, मतलब इसमें आप सिर्फ एक टाइम प्रोग्राम कर सकते हो। सो इसके बाद फिर आता है जी UVEP रोम। सो यू कैन शाइन, इसके बाद हम कर सकते हैं। सो what is UVEP ROM? So the full form of AV UV program is so इस मतलब ये कि रोम EP रोम के क्या कहते हैं। पहले तो ये हम समझेंगे कि EP रोम क्या है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो होती है is a memory that does not lose its data when the power supply is cut off। मतलब ये कि अगर पावर सप्लाई कट भी जाए तो वो अपने डेटा को कभी ज़ाया नहीं करने देंगे। सो अगर UV क्या है, UV मतलब अल्ट्रा वायलेट जो लाइट होती है, मतलब इसकी डिफिनेशन कुछ ये है कि द डेटा कैन बी इरेज्ड एंड चिप प्रोग्रामेबल रीप्रोग्रामेबल बाय शाइनिंग द इंटेंस अल्ट्रा वायलेट लाइट थ्रू द विंडो डिज़ाइन इनटू द मेमोरी चिप। इसके नीचे जो इसमें मुख्तलिफ इसके सम ऑफ यूपी अल्ट्रा वायलेट EPR रोम चिप्स है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ ICs हमारे पास ये देखो यहाँ पे है। तो ये इसके बाद फिर आती ये लिखा भी है कि इराइज इलेक्ट्रिकली, इराइज इंस्टेंटली, ईच बाइट कैन बी इराइज्ड सेपरेटली। तो इराइज इन अ फ्लैश रोम एंड एट्सेट्रा। सो ये हमने, अब जाएंगे हम रैम पे। सो व्हाट इज़ स्टैटिक रैम। सो हम स्टैटिक रैम को अभी जानने की कोशिश करेंगे। So static RAM is the type of a random access memory that retain data bits in its memory as long as power is being supplied. So unlike the dynamic RAM, must be which must be continuously refreshed. So SRAM does not have this requirement, resulting in a better performance and lower power usage. जैसे यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है कि मतलब मेड ऑफ फ्लिप फ्लॉप ट्रांजिस्टर्स हैं। एडवांटेज ये है कि ये बहुत फास्ट है, नो नीड फॉर रिफ्रेशिंग, मतलब बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं। और डिसएडवांटेज में ये आता है कि हाई पावर कंज्यूम, बहुत ज़्यादा पावर खाता है और बहुत एक्सपेंसिव भी है। सो इसके बाद है फिर जी डायनेमिक। सो हम अब डायनेमिक पे आएंगे कि डायनेमिक रैम क्या है। स्टैटिक जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है। और अब डायनेमिक पे हम आएंगे। सो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ अ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी डेट इज़ typically used for the data or program code needed by the computer process to function. So DRAM यानी कि dynamic RAM is a common type of random access memory that used in a personal computer PC, personal computer वर्क स्टेशन एंड सर्विस। मतलब इसको मुख्तलिफ़ जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ मीन कि सिर्फ PCs में हम ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मेड ऑफ कैपेसिटर्स है, मतलब कैपेसिटर से बना होता है। और इसकी एडवांटेज ये है कि लेस पावर कंज्यूमिंग है, चीपर है, हाई कैपेसिटी है। और डिसएडवांटेज में है कि बहुत स्लो है और रिफ़्रेशमेंट की भी बार बार ज़रूरत होगी, तो इसलिए हम स्टैटिक ज़्यादा प्रेफर करते होते हैं। तो इसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है नॉन वोलेटाइल रैम क्या है। नॉन वोलेटाइल रैम, सो non-volatile random access memory is a random access memory that retain data without applied power. This is in a contrast to dynamic random access memory and static random access memory.
विच बोथ कंटेन इट एक्सेट्रा। इसके बाद मतलब ये कि मेड ऑफ एस पी स्टैटिक्स रैम एंड बैटरी कंट्रोल सर्किटरी। और इसमें एडवांटेज क्या है कि एडवांटेज है कि वेरी फास्ट, ये बहुत तेज़ है, इनफाइनाइट प्रोग्राम एंड इराइज साइकिल, नन वोलेटाइल है ऑब्वियसली। फिर इसके बाद ये लेकिन डिसएडवांटेज है कि बहुत एक्सपेंसिव, जाहिर सी बात है। एक चीज़ फिर इतनी ज़्यादा अच्छी हो तो फिर वो जाहिर सी बात है बहुत महंगी होगी। तो उसके बाद फिर सीपीयू इसकी टास्क क्या, ये टास्क दिया हुआ है। अच्छा, इसके बाद अब जैसे कि आप देख सकते हो कि एक सीपीयू कैसे काम करता होता है, तो उसके लिए मैं ट्राई करता हूँ आपको एक वीडियो दिखाऊँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। सो अगर हम सीपीयू को पहले डिस्कस करें कि सीपीयू क्या काम करते हैं। सो सीपीयू द सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कंटेनिंग ऑल द सर्किटरी नीड टू process input, store data and output result. So CPU is in a constantly following the instruction of computer program. They tell in it which date to process and how to process it. Without a CPU we could not run प्रोग्राम ऑन अ कंप्यूटर। इसके बाद इसका मेन फंक्शन ये है कि परफॉर्म अ लॉजिक कंट्रोल अर्थमेटिक इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन स्पेसिफाइड बाय द प्रोग्राम टू द परफॉर्म बेसिक टास्क। तो इसके बाद हम इसकी थोड़े से उस पर आ जाएंगे। मतलब ये कैसे डेटा यहाँ पे नज़र आता होगा आप लोगों को, ये कैसे डेटा लेता होगा कि ये यहाँ पे देखो जहाँ पे ये एड्रेस और सीपीयू आ जाती है, ये एड्रेस वैलिड हो जाता है, उसके बाद ये चलता होता है। इसको अगर मैं ख़त्म करूँ तो ये देखो, ये यहाँ पे ये वीसीसी है, ग्राउंड है, सीवी है, वो मतलब बहुत इजीली। इसके बाद हम so I/O device can be roughly categorized in a storage, communication, user interface. So device communication with the computer via signal sent over a wire or through the air. So device connection connected with a computer via port, it's like a serial or parallel port, a common set of wires connection multiple devices in a term bus. इसके बाद जैसे कि ये यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है कि सीपीयू शुड हैव लॉट ऑफ पिंस। तो उसमें मतलब सीपीयू में मुख्तलिफ पिंस होती है, लॉट्स ऑफ होती है, उसमें पिन जाती है कीबोर्ड को, माउस को, साउंड कार्ड को, ग्राफिक कार्ड एंड नेटवर्क वगैरह। इसके बाद अगर हम आ जाए इसकी सीपीयू मतलब काम कैसे करता होता है, ये देखो मतलब जैसे कि हमें सर ने ये समझाया था कि ये एक मेन एक इदारा है और इसमें ये छोटे छोटे घर है। तो जाहिर सी बात है एक एक जो है मेन रोड जो है वो सब के लिए एक होगा, मतलब जो सब घरों को कनेक्ट करता होगा। जैसे कि इसके लिए है ये वाली एड्रेस बस जो है, ये सब के घरों के मतलब बिल्कुल जाते हैं। उसके बाद फिर आता है डेटा बस जो है, जो कि ये भी उसी तरह ही है। उसके बाद फिर वायर कंट्रोल बस जो है, ये इंडिविजुअली हर एक के घर में इनपुट और आउटपुट जाता रहता है। इसके बाद सीपीयू में फिर ये ऐसे ये देखते इसके मेन फंक्शन पे आ जाते हैं। तो ये कनेक्टिंग आईओज एंड मेमोरीज टू सीपीयू बाय यूजिंग अ बसेस, जैसे कि मतलब एड्रेस बस एंड डेटा बस है। इसके बाद ये आ जाते हैं हाउ वुड वी मैनेज इट, मतलब हम कैसे मैनेज करते होते। ये देखो ये यहाँ पे इनपुट आउटपुट ये ज़ीरो लिखा हुआ है, तो ये ज़ीरो आएगा यहाँ से यहाँ तक आएगा। जैसे कि ये इसकी वायर के थ्रू कनेक्टेड है जो WE पे। तो इसके अलावा ये है आई इनपुट में। सो यहाँ पे वो एक लिखा हुआ है कि ये द लॉजिक सर्किट एनेबल CS व्हेन एड्रेस इज बिटवीन 0 and 15। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
सोल्यूशन ये मतलब ये है कि हाउ वुड वी मेक द लॉजिक सर्किट। सो सोल्यूशन यही है कि राइट इन एड्रेस रहेंगे ना बाइनरी, मतलब ये है कि बाइनरी में आप उसकी लॉजिक बना लो। जैसे कि ये एड्रेस 0000 टू एड्रेस 15 की ये बाइनरी में जाए तो ये फिर या दूसरा ये भी है कि सेपरेट द फिक्स पार्ट ऑफ एड्रेस कर लो। जैसे कि मतलब ये देखो ये पार्ट सारे अलग अलग हुआ है। इसके बाद यूजिंग एंड डिज़ाइन अ लॉजिक सर्किट हुज आउटपुट एक्टिव व्हेन द फिक्स एड्रेस इज़ गिवन टू इट। इसके बाद है बस ये चीज़ें फिर मुख्तलिफ इसमें आ जाती है कि एग्जाम्पल फॉर द एड्रेस डिकोडर design a address decoder for a address of 300H to 3FFH। सोल्यूशन यही है कि राइट ना एड्रेस रेंज ना बाइनरी। उसके बाद ये जैसे वही क्वेश्चन है, लेकिन ये दूसरा इसका एग्जांपल है। ये बना लो, उसके बाद उसका सेपरेट बनाओ, सेपरेट इस तरह चार का बना लो। उसके बाद डिज़ाइन लॉजिक सर्किट बनाओ, जैसे कि यहाँ पे ये बना हुआ है ये 2 का फेयर का CS ना इजी वे ऑफ अ डिज़ाइन, जैसे कि इस तरह ये देखिए यहाँ पे आपको एनिमेटेड में शो हो भी जाएगा। ये देखो नीचे आएगा, इसके बाद ये 00 सब उसमें जाएगा और ये 00 गया। जैसे कि ये देखो ये 0 नीचे आ गया, इसमें एज इनपुट ये A10 और A11 में गया। इनसाइड CPU के अंदर क्या होता है, CPU के अंदर एक में 3-4 चीज़ें बहुत मेन होती है। जैसे कि PC मतलब प्रोग्राम काउंटर होता है, उसके बाद LU होता है मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है एक, इसके बाद एक इंस्ट्रक्शन डिकोडर होता है, उसके बाद एक रजिस्टर होता है जैसे कि ये बना हुआ है। इसका अब ये काम कैसे करते होते हैं, जैसे वही बात है कि एड्रेस बस है इसमें और डेटा बस है और ये इसी तरह चलता होता है। अब इसको हम एक एग्जांपल देंगे। ये यहाँ पे चेक कर सकते हो आप कि 17 पे तो ये देखो ये 0 गया PC पे। एक मिनट में आपको दिखाऊं तो ये 0 पहले PC पे आ गया, ये देखो PC पे 0 आया, ये 0 गया ये एड्रेस बस से और ये इसके थ्रू फिर नीचे आ जाएगा। ये देखो ये एनिमेशन में आपको नज़र आएगी ये जो 31 पे लिखा हुआ है, ये मतलब 0 पे क्या है 31H है, तो 31 इसके थ्रू आ गया कैसे, ये देखो यहाँ पे नज़र आता है ये इसके थ्रू अंदर आके बस के थ्रू नीचे जाके इंस्टेड डिकोडर में चला गया। उसके बाद अगर ये 17 देखा जाए, 17 क्या है 17 ये देखो ये 9 सॉरी ए जो है ए पे क्या है 17 है, ठीक है। तो ये 17 कहाँ पे जाएगा, ये देखो ये नीचे गया ये 9 ऊपर ये डेटा बस पे और इसके बाद ये जाके ए पे फिक्स हो जाएगा। इसी तरह फिर ये 1 अगर हम ऊपर लेके जाए तो 1 पे क्या है, 1 पे है जी C4H, सो C4H 2 पे आ जाएगा और ये एग्जैक्ट क्योंकि ये देखो A पे B है मतलब B पे जो है वो A है, तो A पे क्या था पहले से 9 था, तो मतलब 9 जाके B पे भी चला जाएगा। उसके बाद फिर जाके ये 2 पे क्या है 26 तो 26 जाके इंस्ट्रक्टर डिकोडर पे नज़र आ जाएगा और ये 3 है तो फिर मतलब नेक्स्ट पे 3 पे चला जाएगा और ये देखो 6 पे है A, ठीक है। तो ये देखो ये 5 ये नीचे जाएगा इस पे, मतलब A पे जो है क्या फिट बैठ गया 5 बैठ गया है नीचे, जैसे कि ये यहाँ पे अब 3 पे चला जाएगा, 3 पे नीचे ये देखो ये वापस आ गए ये 81 मतलब 3 पे आ गया, ये 4 हो जाएगा मतलब एक प्लस हो जाएगी इसके साथ, ये 5 गया उसको, ठीक है। ये अब आप सोचोगे ये E9 कहाँ से आ गया, ये देखो ये मतलब A प्लस बी हुआ तो इससे ये बना। उसके बाद फिर आ जाएगा E1 ये आ गया 7, जैसे कि ये एनिमेशन में आप देख सकते हो बिल्कुल इजी है। सो ये फाइनल है इसका हाउ टू इंस्ट्रक्शन डिकोडर वर्क इस तरह ही करता है कि OP कोड होता है ऑपरेटेड होता है और ये सारा आप यहाँ से
देख भी सकते हो ये। फिर इसका नोमियन वर्सेस हार्डवेयर आर्किटेक्चर, इसकी ये है, मतलब इसके अंदर जो आर्किटेक्चर है ये सारा ये। सो दिस इज़ द फाइनल। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।